गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा आज का सेशन या टॉपिक किस टर्मिनोलॉजी या किस टर्म के ऊपर होगा। देखिए, उसे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है जी, तो हमें कुछ न थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा उस चीज़ को सीखने के लिए। बिना समय या धैर्य दिखाए आप या मैं कोई भी नई चीज़ नहीं सीख सकते। ठीक है जी, सिखाना, आपको सिखाना और समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको किस तरीके से सिखाऊं और समझाऊं। लेकिन थोड़ा उत्तरदायित्व तो आपका भी है कि आप मुझे उस चीज़ को समझाने और सिखाने के लिए अपना थोड़ा सा समय ज़रूर दें। ठीक है जी, तो चलिए वापस चलते हैं हम आज के अपने सेशन यानी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूनिवर्सल बैंकिंग। जी हाँ, जिसे हिंदी में सर्वव्यापी या सार्वभौमिक बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे डिफाइन करने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है जी, देन कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है इसके बारे में, अ बैंकिंग सिस्टम in which a bank provide wide variety of financial services like deposit, loan and banking and इसके अलावा एंड अदर जो है हो जाता है लॉक ऑफ फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ विल एंड थर्ड पार्टी फंक्शंस एंड मैनी मोर। ठीक है जी, आइए से हिंदी में भी थोड़ा समझ लेते हैं अब, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कुछ हिंदी में इस तरीके से कहेंगे कि एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली या एक ऐसा बैंकिंग तंत्र जिसमें एक बैंक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे जमा करना, धन को जमा करना हो गया, ऋण उपलब्ध कराना हो गया, ठीक है, कार्ड सर्विसेज यानी कार्ड सेवाएं जो है उपलब्ध कराना हो गया अपने कस्टमर्स को। ठीक है जी, इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी जैसी चीज़ें हो गई, जो बैंक में लॉकर होते हैं उस तरह की सुविधाएं देना हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी भी तरह का इंश्योरेंस यानी बीमा हो गया। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी का फंक्शन हो गया किसी भी तरीके का, या इसके अलावा भी कई तरह की चीज़ें यूनिवर्सल बैंकिंग के अंडर में आती है। ठीक है, ये तो जो हिंदी में हो गया इसका। अगर अभी भी थोड़ी समझने में कठिनाई है तो इसका मैं सबसे पहले अब आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। जो इसके टर्म्स हैं, बेसिक लैंग्वेज है, या कह सकते हैं हम सभी की एक हर चीज़ की एक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कुछ इस तरीके से है, एक ऐसा बैंकिंग तंत्र या एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें एक बैंक जो है खुदरा, वाणिज्यिक एवं निवेश जो आता है उसके अनुरूप, ठीक है जी, निवेश जो होता है उसकी सीमा के अनुरूप व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है जी, जो कि जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ और भी हैं, वहाँ यूनिवर्सल बैंकिंग प्रणाली जो है बहुत ही आम बात है। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की चीज़ें ये लोग अपनाए हुए। तो कुछ जो इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा हो गई, तो वो कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए ये थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है, आपके लिए भी हुआ होगा, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि खुदरा क्या, वाणिज्यिक क्या, क्या ये जो है निवेश है। हाँ, तो इस तरह की परिभाषा को थोड़ा और इसको समझने में दिक्कत आई, तो पहला वाला बेटर था। सेकंड, ये ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि इस तरह जो ज़्यादातर बात करते हैं, जो भी हमारे अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े और इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इस तरह जो बोल देते हैं। ठीक है, जो उसमें इकोनॉमी में अच्छी जानकारी रखता है वो समझ जाता है, लेकिन नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ पाता है ना।
तो मैंने तीसरा भी कुछ एक भाषा निकाली है इसके लिए, अपनी कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है इसकी डेफिनेशन या परिभाषा को। तो वो कुछ इस तरह मैंने सरल बनाने की कोशिश की है आप सभी के लिए। देखिए, प्रश्न वही दोबारा आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि आखिर क्या होता है। तो फिर मैं वही चीज़ आपको बताऊं कि यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। चलिए, ये प्रश्न उठ जाता है। अब इस बार मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। पहले भी मैंने जो फर्स्ट डेफिनेशन बताई वो भी अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न किया, लेकिन मैंने इससे और आसान थोड़ा करने की कोशिश की इसे। वो कुछ इस तरीके से कि एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें एक बैंक जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा देता है अपने कस्टमर्स या ग्राहकों को। तो यही यूनिवर्सल बैंकिंग हो गई। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा। यानी एक ऐसा बैंक जो विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे अपने कस्टमर्स या ग्राहकों को उपलब्ध करा दे, यूनिवर्सल बैंकिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। अब मुझे उम्मीद है आपको यूनिवर्सल बैंकिंग समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब आ जाते हैं कि भारत में या इंडिया में किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह की कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है जी। तो आ जाते हैं इस चीज़ पर। अब ये वर्ष दिसंबर 1997 की बात है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है उस समय के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष और यानी चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम था एस.एच. खान। जी हाँ। तो उनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया। ठीक है। और उस कमेटी का उद्देश्य ये था कि आप जाइए और जो यूनिवर्सल बैंकिंग यानी सार्वभौमिक बैंकिंग है इसके बारे में अपने विचार रखिए, किस तरीके से जो है काम करती है, उसने क्या विचार रखे, उस पर आ जाते हैं। तो उस समय क्या था कि मौद्रिक आर्थिक जो से रिलेटेड जो हमारी मौद्रिक आर्थिक से संबंधित जो नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, ठीक है जी, तो उसकी जो संरचना क्या है, ठीक है, परिचालन क्या है, किस तरीके से चलानी है, भूमिका क्या होगी विकास में, ठीक है जी, उस जो भी नया सिस्टम बनाया जा रहा था उस समय जो इकोनॉमी को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, तो उसमें क्या था कि जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स जो थे, ठीक है जी, उन सभी के बारे में जानकारी जुटा के एक सुझाव उस कमेटी को देना था कि ये जो है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गए यानी औद्योगिक विकास केंद्र हो गए, या फिर ये कह लीजिए कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, विकास वित्तीय संस्थाएं हो गई, या वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक हो गए, वो हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें अपना योगदान दे सकते हैं जो कि सकारात्मक रहे। उस पर आप जो है अपने सुझाव दीजिए, उसको जो है टॉपिक को रीड करिए और सुझाव दीजिए। ठीक है जी। तो इस कमेटी का ये एक उद्देश्य था जो सबसे प्रमुख था, नई आर्थिक स्थिति की परिसंरचना, उसकी भूमिका, ठीक है, उसके परिचालन और उसकी भूमिका तथा परिचालन में सामंजस्य बनाना, इस पे ये कमेटी कार्य कर रही थी। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि वर्ष 1998 आया, 1998 में इस कमेटी ने जो है अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। उसमें कमेटी ने कहा, जो एस.एच. खान की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपने कुछ सुझाव दिए। उसने कहा कि जो ये यूनिवर्सल बैंकिंग है, इसको और एक नए ढांचे को तैयार करके जो है निरंतर इसे डेवलप करने का या विकसित करने का, इन चीज़ों को प्रयास करना चाहिए। इनका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पे, या हमारे जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कमर्शियल बैंक हैं उन पर। ठीक है जी।
फिर क्या हुआ, मैं समझ रहा हूँ आप इसमें थोड़ा बोर हो रहे होंगे कि यार ये क्या कमेटी जो है क्या सिफारिश लगा रही है, क्या बोल रही है। लेकिन कमेटी का ये काम था जो आपका जानना ज़रूरी है, थोड़ा इतिहास है इसका। थोड़ी समझने में थोड़ी हो सकता है दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप हो सकता है दोबारा इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार समझने में शायद इस कमेटी के बारे में दिक्कत आ रही हो। ठीक है जी, तो इसने ये सुझाव दिए। फिर क्या हुआ, फिर जो है इसके साथ ही उस समय द्वितीय नरसिम्हन कमेटी थी एक, जो बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। उन्होंने अप्रैल 1998 में इस कमेटी के सुझाव से पहले अपना सुझाव दिया था कि जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे चलकर कमर्शियल बैंक में जो है परिवर्तित कर देना चाहिए, और उनके ऊपर एज ए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लगा देने चाहिए जो कि कमर्शियल बैंक्स जिसके अंडर में आते हैं। ठीक है, यानी अपना वही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसके दायरे में इन सबको ला देना चाहिए, जिससे जो है एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर। ठीक है जी, तो ये तो एक जो है कमिटीज़ थी, उनके अपने सुझाव थे, उनकी अपनी राय थी यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में खास तौर से। अब प्रश्न ये उठता है, तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि भारत में ऐसे कौन से बैंक थे जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को अपनाया, और अभी तक कितने ऐसे जो है भारत में बैंक आ चुके हैं या बन चुके हैं जो इस प्रणाली या इस व्यवस्था को अपना चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसमें क्या है कि सबसे पहला इंडियन बैंक जो था जो जिसने यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को अपनाया उसका नाम था ICICI बैंक। जी हाँ, वर्ष 2002 में की बात है, वर्ष 2002 की बात है। देन ICICI बैंक जो है उसका विलय हो गया था ICICI लिमिटेड में। ठीक है, उसका विलय इसमें हो गया, तो ये एक जो है बड़े बैंक के रूप में ICICI बैंक जो है उभरा, बड़े बैंक के रूप में उभरा, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल बैंक होते हैं ना वो बड़े बैंक ही होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखिए पहला तो ICICI बैंक हो गया जो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को जिसने अपनाया। ठीक है, फिर जो है IDBI बैंक भी हो गया जिसने इसको अपनाया, और HDFC बैंक भी हमारा है जो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम के तहत ही कार्य करता है। ये 3 बैंक अभी तक हैं इंडिया में जो इस सिस्टम के तहत कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है, मैं आप लोगों को जो अवगत करा दूं, क्योंकि प्रश्न तो कई उठते हैं। हम एक वीडियो में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, आप लोगों के लिए देखना मुश्किल होता है, मेरे लिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं या बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा समय कम दे पाते हैं, उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। देन मैं इसका सेकंड पार्ट जो है लेके आऊँगा, उसमें जो है आपको बताऊँगा कि इसके जो यूनिवर्सल बैंकिंग है वो कैसे कार्य करती है, उसके अपने जो है क्या लाभ हैं, क्या हानि है। ठीक है जी, यूरोपियन कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ में कितने या जो है यूनिवर्सल बैंक हैं और उनके नाम क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले जो इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में तो ये 3 बैंक काम कर रहे हैं सिस्टम के तहत। अब क्या है कि एक प्रश्न हमेशा आपके मन में भी उठता होगा, जब भी आप सड़क के किनारे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं नज़र उठा के बैंक है कोई, तो लिखा हुआ है उसके ऊपर ICICI बैंक। कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा कि ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है? हालांकि एक दिन मैं ज़रूर बैंक्स के बारे में फुल फॉर्म्स कब उनकी जो है हिस्ट्री क्या रहा, क्या मतलब कैसे शुरुआत हुई, सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे शब्द आते जाने तो हम सीखते भी चलें साथ साथ में, तो अच्छा है हम लोगों के लिए। देन मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप देखें बोर्ड की तरफ तो आपको फुल फॉर्म पता हो कि हाँ इसका मतलब ये है। देन ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये तो ICICI बैंक की फुल फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी निकलेंगे आपको पता होगा। फिर आता है सेकंड IDBI बैंक, कभी उस बोर्ड को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब थर्ड आ जाता है हमारा HDFC,
मोस्टली इसके बारे में तो हम सभी को पता होगा, है ना। बहुत बड़ा जो है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक यही है, ये हम सभी को पता है। प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ में है, इसकी जो जमा पूंजी है, जो वर्थ है, बहुत ज़्यादा है, इसका नंबर आता है। चलिए इसकी फुल फॉर्म भी जो देख लेते हैं क्या है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कह सकते हैं, या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इंडिया नहीं बोलते हैं, इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बोल देते हैं, इस तरह बोल देते हैं। तो आप जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जो यूनिवर्सल बैंकिंग के साथ हमने आज 3 बैंक जो है उनकी फुल फॉर्म को भी सीख लिया। यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में जो है कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी एस खान की अध्यक्षता में, और फिर द्वितीय नरसिम्हन कमेटी ने अपना क्या सुझाव दिया वो भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट में इसी से संबंधित लेके आऊँगा, यूनिवर्सल बैंकिंग से संबंधित, जिसमें हम इसके जो है इसके बारे में यूनिवर्सल बैंकिंग कैसे कार्य करती है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, और जो है फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी किस किस नाम से यूनिवर्सल बैंकिंग है, इस बारे में मैं आप सभी को जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, सेकंड पार्ट, उसमें आप सभी को अवगत कराऊंगा। आप सभी को इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम सभी और बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, जय हिंद, ठीक है जी।